प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, फॉरेन फंडिंग केस का मामला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अब एक शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही एक दूसरे पर ममनुआ ज़राए से फ़ंड्स वसूल करने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आज PDM की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मरीम नवाज़ के हमरा मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कल इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस के मरकज़ी मुल्ज़िम इमरान खान हैं। उन्होंने मदर ऑफ NRO लेकर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा की है। आज मौलाना फजलुर रहमान ने यह सवाल भी उठाया है कि आखिर क्यों 6 सालों से PTI के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है ये ज़ेरे इल्तवा है, क्यों इलेक्शन कमीशन PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं दे रहा है। अपनी गुफ्तगू के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने जहाँ कौमी सलामती की हिफाजत की खातिर अवाम से एहतजाज में शिरकत की उन्होंने आज दरख्वास्त की, वहीं उन्होंने PDM के एहतजाजी जलसों के शेड्यूल का भी ऐलान किया। एक तरफ PDM इलेक्शन के बाहर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कल करने जा रही है, तो दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि PTI ने इलेक्शन कमीशन में 41,000 लोगों का डाटा फराहम किया है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी 4,000 लोगों की मालूमात भी फराहम नहीं कर सके हैं। PDM को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त होगी। शेख रशीद अहमद ने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान मदरसे के बच्चों को PDM के जलसे में लाए तो कानून हरकत में आएगा। ज़मीनी हक़ाइक़ हमें ये बताते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही नाज़रीन ये समझते हैं कि जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है और जो ब्रॉडशीट केस है उनके मुखालिफिन के गले पड़ चुका है। अपोजिशन समझती है कि ये हुकूमत के गले में पड़ चुका है, हुकूमत समझती है ये अपोजिशन के गले में पड़ चुका है, मगर कोई भी फरीक शफाफियत के साथ असल हक़ाइक़ कौम के सामने बयान करने के लिए आज भी तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म के नज़दीक उन्हें 2 ममालिक ने फ़ंडिंग की पेशकश की थी, जिसे बकौल वज़ीर आज़म के उन्होंने कबूल नहीं किया था। वज़ीर आज़म का ये दावा है कि अब ये मुल्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को फ़ंडिंग कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन क़यादत PTI पर इसराइल और भारत से फ़ंडिंग के इल्ज़ामात लगा रही है। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्टी फ़ंडिंग केस में पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी बुलाया गया था। पार्टी फ़ंडिंग केस का जो नतीजा है ये क्या निकलेगा ये तो यकीनन आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर सवाल ये है कि इस केस में PTI जो है वो 7 सालों से डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल कर रही है, क्यों ताख़ीरी हरबे जो तहरीक इंसाफ है ये आज तक इस्तेमाल करती आ रही है, क्यों इलेक्शन कमीशन 70 से ज़ायद समातें करने के बावजूद इस केस का फ़ैसला नहीं कर पाया। पार्टी फंडिंग से हट कर अगर हम ब्रॉडशीट केस की बात करें तो हुकूमत के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की तरफ से ब्रॉडशीट केस की तफसीलात आज शेयर की गई। शहजाद अकबर ये समझते हैं कि ब्रॉडशीट के मामले में जो अदायगियाँ की गई वो माजी में जो डील्स की गई और जो NRO दिए गए ये उसकी कीमत चुकाई गई है। अब सवाल ये है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस और ब्रॉडशीट केस किसके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, किसके गले पड़ सकता है। सवाल ये भी अहम है कि क्या ये जो केसेस हैं ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की हद तक ही रहेंगे या वाक़तन इनका कोई नतीजा भी निकलेगा। सवाल ये भी अहम है कि इन केसेस से अवाम को क्या मिलेगा। इस बहस में अवाम को उलझाकर उन्हें क्या लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब आपका। अली साहब, बात यह है आपके मॉरली और एथिकली होना तो ये चाहिए कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का मामला हो या ब्रॉडशीट केस का मामला हो, दोनों तरफ जो कानून है वो एक की तरह का लागू होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला हो, नून लीग का हो या तहरीक इंसाफ का ये मामला हो। अब बात यह है कि अपोजिशन के इस मौक़िफ़ में तो बहुत वज़न है कि 7 सालों से PTI फ़ॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, इसका फ़ैसला अभी तक क्यों नहीं आया। आखिर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 बार गई, इसकी कार्रवाई को रुकवाने के लिए कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए गए। लेकिन बात यह है कि जो उज़्र आज तहरीक इंसाफ पेश कर रही है कि अमेरिका में अपने एजेंट्स को गैर कानूनी फंडिंग का जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अगर ये मामला इतना सिंपल था, इतना सादा था, 7 सालों तक लटकाया क्यों गया? फिर ये उज़्र तो पहले दे देना चाहिए था तहरीक इंसाफ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें ये दिखना होगा कि तहरीक इंसाफ और बाकी जमातें चलती कैसी हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो बेसिकली अपने वर्कर्स की जो पेड वर्कर्स हैं उनकी फंडिंग से चलती है, जो कंट्रीब्यूशन करते हैं। जिस तरह चंदे से इमरान खान साहब ने अस्पताल बनाया
फिर चंदे से ही नमल यूनिवर्सिटी बनाई, इसी तरह चंदे से हम अपनी जमात जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तकरीबन 40,000 लोगों की डिटेल्स जो है हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दे चुके। 2-3 पेशियों में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जुलाई 2020 से आई है सामने वो ये थी कि हमारे 40,000 अकाउंट्स की डिटेल शेयर की है ना आप लोगों ने जी। उनमें फॉरेन फंडिंग कितनी है, फॉरेन अकाउंट्स कितने हैं, फॉरेनर्स कितने हैं जिन्होंने वो की है, फंडिंग की है, उसकी भी डिटेल्स हैं? देखिए उसकी डिटेल तो सारी इलेक्शन कमीशन में जमा की जा चुकी हैं 40,000 अकाउंट्स की। हाँ। अब उसमें 40,000 में कितने अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि किसी फॉरेन नेशनल ने दी है उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जब हमने अपनी डिटेल्स दी उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन में ये पिटिशन जमा की कि बाकी भी जमातें हैं और अब उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और ANP और इस तरह की बहुत सी जमातें जो हैं वो भी अपनी डिटेल दें। वहाँ से असल मामला शुरू हुआ क्योंकि वो अपनी डिटेल देना नहीं चाह रहे थे, और अगर वो डिटेल देते सर वो तो उनके सर पे है, वो उनका काम है देना, लेकिन हम सिर्फ एक दूसरे के सर पर डालकर खुद बरी जिम्मा नहीं हो सकते। वो उनका काम है, वो उनसे सवाल पूछा जाएगा और पूछा जाना चाहिए, लेकिन आपसे जो सवाल है, PTI से जो सवाल है, आपको अपना जवाब देना है, बजाय अपना जवाब देने के हम अगलों से सवाल पूछना शुरू हो जाए। आई थिंक इट्स नॉट फेयर। नहीं, आप इसको शायद समझी नहीं है। देखें हम अपना जवाब दे चुके हैं, डिटेल हमने दे दी है, अब उन्होंने उस पर फैसला करना है। लेकिन जो साथ में जो इनको लेने के देने पड़ गए वो ये थी कि हमने तो 40,000 डिटेल की मामूली चीज़ नहीं है कि आप 40,000 पेड अकाउंट्स की डिटेल जो है, ऑडिटेड अकाउंट्स की डिटेल दस्तखत शुदा बादी चेयरमैन ऑफ PTI वो दे दिए। उनकी जो डिटेल आई उसमें ना तो ऑडिट था, अगर ऑडिट था तो क्रेडिबल अदारे से ऑडिट नहीं था, और उसके साथ साथ उनके चेयरमैन या सदर का कोई उस पर दस्तखत नहीं था। अब जो ये प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं, बेसिकली प्रेशर इसलिए बिल्ड करना चाह रहे हैं कि पहले उनका ख्याल था कि इस चीज में तरीके इंसाफ को घेर लेंगे। जब हमने अपनी डिटेल दे दी और हमारी डिटेल देने के बाद जब उनसे हमने मांगी, उनके पास तो है नहीं, अब प्रेशर डालना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि वो एक NRO ले ले वहां से, कि उनसे पूछा ही ना जाए, उनसे सवाल ना हो, सवाल से तरीके इंसाफ से हो। जो अपना जवाब दे चुके हैं अब उनके जवाब की बारी है। इसी को तो कहते हैं उर्दू में कि लेने के देने पड़ गए। देखिए अली मोहम्मद खान साहब, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो वफाकी हुकूमत होती है ना, फेडरल गवर्नमेंट, वो फॉरेन फंडिंग केस को वही इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन उसी ने करनी है। तो आप इन्वेस्टिगेट करें इस सारे मामले को, बल्कि ऑपोजिशन तो कहती है भाई आप हमें प्लेटफॉर्म दें, हम लेकर आएँ जो सारी अकबर एस बाबर की जो पिटीशन है जिसमें उन्होंने एक एक चीज़, एक एक अकाउंट का बताया कि किस अकाउंट से कितनी फंडिंग हुई, किस ने की, किस कंपनी ने की, किस मुल्क ने की। तो बकौल वफाकी हुकूमत, बतौर वफाकी हुकूमत आप लोगों का फर्ज बनता है कि ऑपोजिशन को प्लेटफॉर्म दे, बल्कि खुद इन्वेस्टिगेट करवाएं, आप लोगों का काम है सर। नहीं, आपने इस केस को प्रॉपर समझा ही नहीं है, और ये आपके अपने सवाल में आपका जवाब भी मौजूद है, या आपने वो बात की है जो अपोजिशन जो है इस वक्त एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। हम क्यों उनको प्लेटफॉर्म दें? हमारे तरीके इंसाफ के ऊपर जो केस किया गया हमने खुद तो नहीं किया। ये बेसिकली केस फॉरेन फंडिंग का बनता ही नहीं। आप प्लीज इसको समझिए कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है इख्तियार होता है कि अगर किसी जमात में बाहर से फंडिंग आती है, अब उसमें किसी भी जमात देने का सर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को फेडरल गवर्नमेंट ने भेजना होता है, हुकूमत ने भेजना होता है। तो यही तो ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत में आप लोग हैं, तो आप लोग तो करूं, अगर आप मुझे इजाजत दे दें। जी जी। असल में केस ये है कि इनको पहले समझ नहीं आई, इलेक्शन कमीशन में हमारे खिलाफ चले गए। इनको जब पता लगा, इनके पास तकरीबन 150 से 200 दिन मौजूद थे अपनी हुकूमतों के। हाँ। कि अगर ये समझते थे मुस्लिम लीग नून वाले कि हमारा फॉरेन फंडिंग का केस है, तो उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट को पिटीशन करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट चले जाते रेफरेंस लेके। वो इसलिए नहीं गए कि उनको पता था कि फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट में जो है पहली पेशी में इनका केस बाहर फेंक देना था। तो सर अगर ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, 7 सालों से लटका क्यों है? फिर तो उसको पहले क्लियर हो जाना चाहिए था, हल हो जाना चाहिए था। यही तो मेरा पहला सवाल था। अगर इतना ही सादा मामला था तो इसको तो खत्म हो जाना चाहिए था, फिर क्लीन चिट मिल जानी चाहिए थी तहरीक इंसाफ को। हमारी तरफ से तो क्लियर है, क्योंकि 40,000 अकाउंट्स की डिटेल देना जो है वो एक लंबा काम होता है। फिर आपको पता है वोकला जब एक केस में आते हैं तो वो लीगल पॉइंट्स पे, टेक्निकल ग्राउंड्स पे मुख्तलिफ अदालतों में जाते रहते हैं, लेकिन 40,000 अकाउंट्स के ऑडिटेड डिटेल देने में वक्त लगता है। वो हमने दे दिए।
अब तो इलेक्शन कमीशन की मर्जी है कब वो उस पर फैसला करते हैं। असल मसला अब अपोजिशन की जमातों का है, जिनको लेने के देने पड़ गए, क्योंकि अब हमारे बाद उनसे जो मांगा है डिटेल वो अब देने के लिए तैयार नहीं है, और उनको ये पता है कि अगर वो अकाउंट्स की डिटेल नहीं देंगे तो वो सवाल जो हमसे हो रहा था उन पर उल्टा पड़ गए। इस वजह से वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज इस पे नहीं है कि पीटीआई केस में फैसला क्यों नहीं आ रहा, वो तो आ जाएगा, हमने डिटेल दे दी है। हमने उसमें जो पिटीशन डाली थी कि हमने तो दे दिया, अब उनसे भी पूछें, अब वो अपना जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो वो आपका क्या मतलब है, क्यों फिर एहतजाज कर रहे हैं? प्रेशराइज करने के लिए कि हमसे सवाल ना पूछे, हम जवाब नहीं दे सकते? मैं आपको अर्ज करता हूँ कि एहतजाज वहाँ बंदा वहाँ करता है जहाँ बात ना सुनी जाए। आपके वकला इलेक्शन कमीशन के अंदर आके केस करते हैं, वहाँ पे आप रोज पेश होते हैं और आप बार एहतजाज करें। या तो आप एहतजाज तब करें जब इलेक्शन कमीशन आपकी बात ना सुने, या इलेक्शन कमीशन ने आपसे कोई ज्यादती की है, आपसे पूछ के कि आप भी अपनी डिटेल दे दें। मत भूलिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपने आप से नहीं पूछा इनसे, हमारी पिटीशन डालने के बाद इनसे सवाल हो रहा है कि ये तो जमात ने 40,000 दे दिए हैं, उनको हम देख लेंगे कितने अकाउंट डिटेल सही है कितने गलत है। 40,000 बहुत बड़ी डिटेल है, आप भी तो मेहरबानी करें ना। 4 बार पीपल्स पार्टी हुकूमत कर गई, 3 बार नून लीग कर गई, हम जो है पहली बारी हमारी, हमने सारी डिटेल दे दी है। ये तो बताए ना, हमारे तो पेड मेंबर है, एक एक बंदा जो है वो फंड करता है। हमें फख्र है इस पे कि हमारी जमात आम लोगों की जमात है जो अपनी जमात में चंदा देते हैं। देखें, बड़ी सादी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है कौन चंदा देता है, कौन फंडिंग करता है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये बात कही है कि 2 मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं जो पीपल्स पार्टी को और नून लीग को फंडिंग कर रहे हैं। उन्होंने नाम तो नहीं बताया। अगर आप लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन है, प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी मालूमात है, फिर तो इन पर केस करना या इन्वेस्टिगेट करवाना तो मुश्किल काम तो है, होना ही नहीं चाहिए आप लोगों के लिए। आपको तो सब पता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, केस हम पे उन्होंने किया, हमने अपनी डिटेल दे दी, साथ में एक दरख्वास्त हमने खुद भी जमा कर दी कि हमने तो दे दी, अब इनसे भी पूछ लें। अब इनको लेने के देने पड़ गए। ना हम इस केस को इलेक्शन कमीशन लेके गए थे, ना हमारा कभी ये प्ली रहा है। हाँ, जब हमसे पूछा गया तो इसलिए हमने मुनासिब जाना कि हमने तो डिटेल दे दी। हमें सिर्फ फख्र है कि ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता है। अब इनसे सवाल होगी, इलेक्शन कमीशन अब इनसे पूछ रहा है जिसका ये जवाब नहीं दे पा रहे, या इनके पास जवाब है नहीं, या देना नहीं चाहते कि भाई तहरीक इंसाफ ने तो दे दिया, 40,000 अकाउंट की डिटेल दे दी, मुस्लिम लीग नून बताया तो सही, इनको कौन फंड करता है? फैसला आना बाकी है, फैसला आ जाएगा इंशाल्लाह। और उसमें देखें, और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको इख्तियार होता है किसी भी जमात को कलअदम इख्तियार करने का, कलअदम डिक्लेयर करने का। इस पे जो है और रेफरेंस भेजना वफाकी हुकूमत का काम होता है जनाब, रेफरेंस वफाक ने भेजना होता है। लेकिन केस हमने नहीं किया, केस उन्होंने किया है, इनकी हुकूमत थी। अगर ये समझते थे कि फॉरेन फंडिंग हमारी फॉरेन फंडिंग का केस है, इनको चाहिए था फिर इलेक्शन कमीशन की बजाय हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते, इसलिए नहीं गए। इनको पता था 5 मिनट में जो है पिटीशन बाहर फेंक दी जाएगी, इनको पता था इनके केस में दम नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन गए कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के मैदान में तो हरा नहीं सकते, इनको टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप इन्वेस्टिगेट करवाएं, उसमें भी नाकाम हुए। वफाक की हुकूमत इन्वेस्टिगेट करवाए, रेफरेंस भेजे सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं भेजते? जब जरूरत समझेंगे हम करेंगे, लेकिन हम अपने खिलाफ तो कोई नहीं जाता। अगर ये समझते हैं चले जाते हैं हमारे खिलाफ, तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन में गए, नहीं इलेक्शन कमीशन में गए, हमने अपने जवाब दे दिया है। ये कोई हो सकता है इस तरह की कोई जमात अपने खिलाफ रेफरेंस जमा करती फिर हम हुकूमत के खिलाफ हुकूमत क्यों कर रहे हैं? अगर ये समझते थे कि हम गलत लोग हैं, रेफरेंस हमारे खिलाफ जमा कर देते। जिस पिटीशन को लेके ये इलेक्शन कमीशन गए उस फोरम में हमने अपना जवाब दे दिया है। अब जवाब देने की इनकी बारी है, इनको अब अपना जवाब देना चाहिए। 40,000 अकाउंट्स की डिटेल हमने दे दी है, ये कम से कम 1,000 अकाउंट्स की डिटेल तो दे दें अपनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा अज खान साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, कल पीटीएम क्यों एहतजाज करने जा रही है इलेक्शन कमीशन के बाहर? हुकूमत तो कह रही है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में जो है ना वो हम कलअदम नहीं होंगे,
नून लीग ने जो गड़ा खोदा खुद ही आप लोग इसमें गिरने जा रहे हैं। 4 सालों से नून लीग और पीपल्स पार्टी का फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। अपने फंड्स की डिटेल आप लोगों ने दी नहीं है। हमने तो 40,000 अकाउंट्स की डिटेल्स भी दे दी है इलेक्शन कमीशन को, आप तो 1,000 अकाउंट की डिटेल नहीं दे सके हैं। तो वो कह रहे हैं किस मुंह से आप लोग जो है ना ऑपोजिशन हम पे इल्जाम लगा रही है। देखें जी, इस गड़े में हम 100 बार गिरे, हाँ, लेकिन इनको जरूर गिराएंगे। इनको बिल्कुल इसमें कोई कंसेशन रायत नहीं देंगे। इन्होंने जो है ये गैर कानूनी फंडिंग जो है वो वसूल की है, हाँ, उसका एतराफ जुर्म ये कर चुके हैं। खुद इन्होंने लिख के दे दिया है यह है कि हमने ये गैर कानूनी गैर मुल्की फंडिंग जो है वो हमने की है, लेकिन हमारे एजेंट्स ने की है। वो एजेंट्स जो है ये मालूम पड़ गया है कि वो इनकी कंपनियां हैं जो इन्होंने खुद रजिस्टर्ड करवाई हैं, वो कोई सेपरेट या इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा। और ये जो गैर कानूनी फंडिंग है, ये गैर कानूनी फंडिंग नहीं है, सिर्फ ये मुल्क दुश्मन फंडिंग है। तो आप लोगों ने सारी डिटेल्स हासिल कर ली हैं इसकी? इंडियन जी बिल्कुल, अब सारे हर चीज जो है तो सर मेरी एक बात सुनिए, 2014 में ये केस किया अकबर एस बाबर ने। ज्यूश लॉबीज है, हाँ, ये उनसे पैसा इन्होंने लिया है और ये इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत। राना साहब 5 साल आप लोगों की हुकूमत ने रही है, क्यों आप लोगों ने इस केस को परसू नहीं किया? इसको तो मंतकी अंजाम तक तभी पहुंचा देना चाहिए था। फेडरल में बैठे थे, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, 2014 में अकबर एस बाबर ने पिटीशन दायर की, तभी आप लोगों को तो कर देना चाहिए था। ये नहीं, ये अदालतों के पीछे छुपे हुए हैं, लोगों की ये तलाशियां लेता है, तो खुद जो है ये अदालतों के पीछे छुपता है। नहीं तो 2013 से 18 तक तो आप लोग थे ना हुकूमत में। नहीं, वो बाबा रहमते साहब ने जो है वो हमारी एक नहीं चलने दी, उन्होंने इसको सादिक और अमीन भी डिक्लेयर किया और जो है वो स्टे भी दिया। आज आप लोगों को बुलाया हुआ था, अकाउंट्स की डिटेल जमा करवाई है नून लीग ने, पीपल्स पार्टी को भी बुलाया था? बिल्कुल, हमने अपनी डिटेल जो है वो दे दी है। अच्छा। और ये मैं आपको बता दूं कि PMLN का कोई फॉरेन फंडिंग अकाउंट नहीं है। PMLN का कोई फॉरेन फंडिंग अकाउंट नहीं है? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपने यही जमा करवाया जवाब, इसका अपनी डिटेल क्या शेयर की होंगी आप लोगों ने? देखिए, नहीं डिटेल जो हमारे अकाउंट्स यहाँ पाकिस्तान में है, हाँ, हमारा कोई फॉरेन अकाउंट नहीं है PMLN का, तो जो हमारे पाकिस्तान के अंदर अकाउंट्स हैं उनकी हमने सारी डिटेल दे दी है। उन्होंने कुछ तफसीलात और मांगी है, वो भी हम देंगे, लेकिन हमारा केस तो अभी कल शुरू हुआ है ना, इनको 6 साल हो गए हैं। आपका फैसला होना चाहिए। 2017 में शुरू हुआ। नहीं तो कल जो एहतजाज करने जा रहे हैं गड़े में फेंका क्या होगा? इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला तभी देना है सर जब कार्रवाई करनी है उन्होंने। आपके एहतजाज करने या ना करने से तो फैसला जल्दी देर से नहीं आना। देखिए जी, मामला ये है कि हमारे ये अदारे जो हैं ये कमजोर हैं, और जिस तरह से आपको पता नहीं कि ये 2 दिन पहले चेयरमैन नैब की मीटिंग हुई है सलीम मांडीवाला साहब के साथ चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में, और वहाँ पे और लोग भी मौजूद थे, और वहाँ पे उसने कहा कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे ब्लैकमेल करके जो है वो अपोजिशन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करवाई जा रही है। ये तो हाल है इस वक्त। तो ऐसी सूरत हाल में एहतजाज ना किया जाए तो और क्या किया जाए? लेकिन वजीर आजम साहब आपको पता है ये भी कह चुके हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को 2 मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं जो फॉरेन फंडिंग कर रहे हैं। ये तो उल्टा आप लोगों के गले पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस भी ले सकता है। हमारे गले पड़ जाए, हमारा गला कटता है कट जाए, लेकिन इनका जरूर कटेगा। इन्होंने ज्यूश लॉबी से फंडिंग ली है, इन्होंने इंडियन लॉबी से फंडिंग ली है, और ये मुल्क दुश्मन फंडिंग के जरिए सर साबित भी तो हो, सिर्फ इल्जामात लगाने से तो नहीं। साबित तो हो गया हो, ये तो इकबाल जुर्म कर लिया इन्होंने साबित, और क्या कर रहे हैं? फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने देना है। लिख के दे दिया इन्होंने, लिख के दे दिया। वो जो ब्रॉडशीट वाला है उससे कमीशन लेने के चक्कर में जो है वो $17 मिलियन में वो अपना मामला खत्म कर रहा था, उसका 32 मिलियन इन्होंने डिग्री करवा दी है, वो भी मिलके की वो भी सुन लें। वो कहते हैं ये जो NRO के हुए हैं ना माजी में, ये वही डील्स का नतीजा है। जून 2000 में ये मुआहदा हुआ ब्रॉडशीट के साथ, दिसंबर में नवाज शरीफ साहब जो है वो मुआहदा करके बाहर चले गए, तो वो उसी का भुगतना पड़ा है आज। वो भी आप पर ही डाल रहे हैं सारा मलबा। नहीं, वो सारा जो है ना वो अपनी चोरी छुपाने के लिए जो ना, वो जैसे होता है ना कि चोर जो है वो खुद को छुपाने के लिए चोर का शोर मचा देता है। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना शहजाद अकबर साहब, ये चोर मचाए शोर वाली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब,
तहरीक इंसाफ तो बड़ी सेटिस्फाइड है, वो बड़ी मुतमईन है कि भाई हमने फॉरेन फंडिंग केस में 40,000 अकाउंट्स की डिटेल दे दी है। ऑपोजिशन तो पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले 1,000 अकाउंट की डिटेल नहीं दे सके। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ कहती है कि अगर 2 अमरीकी कंपनियां जिनका वो जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने कोई फंड्स अगर गैर कानूनी तौर पर इकट्ठे किए हैं तो इसकी जिम्मेदारी इन कंपनियों का इंतजाम संभालने वाले एजेंट्स पर आयद होती है। मतलब वो खुद को बरीउज़िम्मा समझ रहे हैं इस पर। सर, अगर ये मामला इतना सिंपल था, इतना सादा था, 7 सालों से क्यों लटक रहा है? क्यों ये तहरीक इंसाफ वाले 5 बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को रुकवाने के लिए, फिर ये 7 साल से सर क्यों लटक रहा है मामला? असूली तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो आईनी माहिरीन हैं या जिनसे वो मशावरत करते हैं, उन्होंने इस फॉरेन फंडिंग केस की संगीनी के बारे में वजीर आजम को अंधेरे में रखा हुआ है। वजीर आजम को सही गाइडलाइन नहीं दी जा रही कि ये बहुत सीरियस मसला है और 6.5 साल से इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे अल्तवा है और वो इसके लिए मुख्तलिफ अदालतों से तकरीबन 4 साल तक वो स्टे ऑर्डर भी लेते रहे। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ज़ाहिर है उनके तमाम इख्तियारात को उन्होंने सलब पर रखा था हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको एक हदायत जारी की कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक स्क्रूटनी कमेटी बनाए और इनके अलावा भी जो सियासी पार्टियां हैं उनके फंडों की भी जांच पड़ताल करे, उसके सिलसिले में फिर तहरीक इंसाफ के फराह हबीब साहब ने भी अपने पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन और मुस्लिम लीग नवाज के बारे में भी डॉक्यूमेंट्स 2017 में पेश कर दिए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह कि फराह हबीब ने ये नहीं कहा ना कि ये इन्होंने गैर मुल्की फंड से लिए हैं, ममनुआ फंड लिए हैं, उन्होंने दरख्वास्त जमा करवा दी। लेकिन इसके बरक्स अकबर एस बाबर ने इन पर संगीन इल्जाम लगाए और उनका कहना ये था, अब हकीकत तो हमारी स्क्रूटनी कमेटी के पास तमाम शहायद रिकॉर्ड मौजूद है, वो क्या फैसला करते हैं वो 20 जनवरी को मामला सामने आ जाएगा। लेकिन उनका कहना यह है, अकबर एस बाबर का, जो 6 साल से कह रहे हैं कि इन्होंने सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और साथ साथ डेनमार्क, नॉर्वे, तमाम दुनिया की ममालिकों से जो अपने फंडिंग जमा करवाई है वो ममनुआ ज़िम्रे में आती है। अब ये कहना, ये तहरीक इंसाफ ने एतराफ़ कर लिया है कि हमारे एजेंट्स ने या हमारी 2 कंपनियों ने उन्होंने ये तमाम फंडिंग जमा कराया था, हमारा उनके मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि वाकया कोई ममनुआ फंडिंग आई तो है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अब उसका इस एतराफ़ के बाद? इसके सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस पर अगर कोई सियासी जमात भी हो, हम नाम नहीं लेते, कोई सियासी जमात भी हो, अगर वो हमारा जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 204 की जद में आते हैं तो उस पार्टी के ममनुआ जो है फंडिंग वो बहके सरकार जब्त हो जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में चले जाएंगे। तो कमर साहब, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता कि पार्टी मुअत्तल हो जाए, पार्टी खत्म हो जाए, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता। सिर्फ ये है कि वो जो फंड्स होंगे वो जब्त हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। नहीं, सिर्फ फंड के नहीं, इसके फंड जब्त करने के आगे बड़े साइड इफेक्ट है ना इसके। उसके ये हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात नहीं है कि किसी सियासी जमात को जो है वो कलदम करार दे या तहरीर करे। ये तमाम इख्तियारात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। अब इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिर रेफरेंस किसने भेजना है? रेफरेंस तो हमारी सियासी जमातें देंगी कि जिस पार्टी के ममनुआ जो है वो जब्त कर लिए गए हैं फंडिंग, तो आप इनको इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 12C है उसके तहत कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक और बड़ा अहम इख्तियार है, वो ये इख्तियार ये है कि उसका जो हमारा जो उसी इलेक्शन एक्ट का 215 है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई सियासी जमात सेक्शन 204 और 210 की जद में आती है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पार्टी का सिंबल वापस ले सकती है। अच्छा। अब अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान चाहे कि आपका ममनुआ, हाँ ये बड़ी अहम बात है, हमारे सारे एंकर भी और तमाम मीडिया ने इस सेक्शन 215 को नजरअंदाज किया हुआ है। 215 में ये इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि उस पार्टी का सिंबल वापस ले लें। जब पार्टी का कोई जमात का हम नाम नहीं लेते, उस पार्टी का अगर सिंबल वापस लिया जाता है उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। तो ये एक इसके 2 पहलू आते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ममनुआ
फंड जब्त करने के बाद 204 के मुताबिक इलेक्शन एक्ट की शिक जो 204 के मुताबिक है, प्रोहिबिटेड जो फंड में भी उसके मुताबिक आप कह रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात भी है ना, हाँ इसके मुताबिक एक और बड़ी बात, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने चंद रोज पहले एक सरकारी बयानिया जारी किया, बाकायदा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यही मैं आपने पूछने लगी थी, दो ममालिक जो है यही मैं पूछने लगी थी, क्या इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस ले सकता है या प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं कि इस पर नोटिस ले, हुकूमत इस पर कह सकती है नोटिस ले इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज खुद नोटिस ले सकता है कि आपने एक प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर ये कहा है कि ये मिडिल ईस्ट के दो ममालिक से बाकायदा ये फंडिंग ले रहे हैं, तो आप इस इल्जाम के बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आके जवाब दाखिल कराएं। अब अगर इन कैमरा मीटिंग कर लें, अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इन जमातों के तमाम डॉक्यूमेंट्स इन कैमरा दे देते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो एक्शन लेने का मजाज है। लेकिन इलेक्शन के बस इतना ही करेगा, वो सिंपल वापस ले लेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है और हुकूमत पाकिस्तान आर्टिकल 17 के तहत उस पार्टी के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा सकती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद ये इख्तियार आ जाता है कि उस पार्टी को कादम करार दे दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा, आप समझते हैं फॉरेन फंडिंग केस हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए मुश्किल का जो है ना वो सबब बन सकता है, दोनों इसके उसमें आ सकती हैं दोनों के लिए। मेरा तीनों पार्टियां जो है, तीनों पार्टी पर तलवार लटक रही है, नाअहलियत की भी और इसके बाद उनके फंडिंग जब्त करने के भी, नाअहलियत किस सूरत में हो सकती है, वापस लेने के बारे में भी। नाअहलियत किस सूरत में हो सकती है कंवर साहब? ये उसी सूरत में हो सकते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अपना फैसला करे सेक्शन 204 और 215 के तहत, लेकिन या हमारी अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाए कि जनाब इस पार्टी को जो है इन्होंने जब्त कर लिए गए फंड इनके, तो लिहाजा आप इनके बारे में मजीद एक्शन भी लें, तो काफी एक बड़ा पेचीदा मसला पैदा हो जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए भी या जो जमातें भी आती हैं। लेकिन ऑपोजिशन जो 2017 में इलेक्शन कमीशन के पास गई, फॉरेन फंडिंग फारूक हबीब साहब लेकर गए, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2013 से लेकर 2018 तक, 2014 में पटिशन दायर की इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर ने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तब इसको परसू क्यों नहीं किया? ये बहरहाल तहरीक इंसाफ के जो फंडिंग का केस 2014 से चल रहा है, लेकिन ज़ाहिर है उस मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप को हुकूमत थी, प्राइम मिनिस्टर उनका था उस टाइम, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, बाद में खाकान अब्बासी भी आ गए, तो इनको एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा जो दरगुजर किया या खामोशी इख्तियार की, उन्होंने ये महसूस किया कि इलेक्शन के पाकिस्तान के पास केस ज़ेर अल्तवा है, ज़ेर समात है, तो उनका रिजल्ट आने थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर रिलाई किया, खुद कोई एक्शन लेने के बारे में आगे वो इसलिए नहीं बढ़े कि एक आईनी इदारे के पास वो केस मौजूद था, तो हुकूमत जो है आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत। आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन को फैसला कर देना चाहिए? तहरीक इंसाफ कह रही है 40,000 अकाउंट्स की डिटेल्स भी हमने जमा करवा दी हैं, अब जो 7 सालों से 6.5 सालों से मामला लटक रहा है, अब तो इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाना चाहिए इस पर। इनका फैसला आ जाना चाहिए था। अब 1.5 साल से स्क्रूटनी कमेटी जांच पड़ताल करने में टाइम जाया किया, जिसकी बना उन्हीं की सुस्ती और कोताही की वजह से तो आज अपोजिशन जो है वो कल से अपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास एहतजाज कर रही है। अगर ये पहले फैसला कर देती तो एहतजाज की नौबत ना आती। इसमें हमारी स्क्रूटनी कमेटी के उनकी भी आती है, कोताही भी आती है उनकी, कोई ज़ाहिर है उनकी वजह से ये सारे मामले जो है आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो हॉट वाटर में आ गया, बाकायदा तनकीद की जद में आ गया, और अपोजिशन भी कल जो है वो एहतजाज कर रही है। इसमें हमारी स्क्रूटनी कमेटी जो है उन्होंने भी दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया और फैसला 1.5 साल रोके रखा, तारीखें पढ़ती रही, वो फैसला कर देना चाहिए था। सही, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। अर्नब गोस्वामी स्कैंडल ने भारत का मकरू चेहरा एक मर्तबा फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में
टेलीविज़न की रेटिंग में हेरा फेरी से मुतालिक तहकीकात के दौरान रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और रेटिंग एजेंसी के सरबराह थोदास गुप्ता के दरमियान होने वाली व्हाट्सएप चैट ने पुलवामा धमाके की हकीकत से पर्दा उठाकर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसको सच साबित कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक अर्नब गोस्वामी को भारत के बहुत से खुफिया राजों का पहले से इल्म था और पुलवामा हमले से वो अपने चैनल की रेटिंग को बढ़ाने की भी बातें कर रहा था। इस चैट से ये सनसनीखेज इंकशाफ भी हुआ है कि अर्नब गोस्वामी बालाकोट पर भारतीय हमले और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के इक़दामात से मुतालिक पहले से ही आगाह था। अर्नब गोस्वामी से मुतालिक इंकशाफात मंजर आम पर आने के बाद अब इसे चैट गेट स्कैंडल का नाम दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस समेत दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने भी अर्नब गोस्वामी मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से इंक्वायरी करवाने का मुतालिबा किया है। अब एक तरफ भारत के अंदर अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि अगर अर्नब गोस्वामी स्कैंडल में सच्चाई है तो इसका मतलब ये है कि 2019 के आम इंतखाबात और बालाकोट फ़ज़ाई हमलों के दरमियान बराह रास्त डायरेक्टली एक लिंक है, एक ताल्लुक़ है और मोदी सरकार ने महज इलेक्शन जीतने के लिए मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया। दूसरी तरफ इस मामले पर आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि साल 2019 में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस हवाले से बात की थी कि भारत की फाशिस्ट मोदी सरकार ने बालाकोट हमले को किस तरह अपने मकामी इंतखाबात में फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मारूफ भारतीय सहाफ़ी और मोदी सरकार के राब्तों से भारत नापाक अज़ाइम, गठजोड़ और जंगी जुनून इनका सामने आया है। मोदी सरकार ने मर्जी के इंतखाबी नताइज हासिल करने के लिए पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया और एक ख़तरनाक फ़ौजी मुहिम जोई का मुर्तकिब हुआ, जबकि पाकिस्तान ने बालाकोट हमले का ज़िम्मेदाराना नपतुला जवाब देकर एक बड़े बहरान को टाला। इसके बावजूद मोदी सरकार भारत को फाशिस्ट स्टेटस में तब्दील करने का काम जारी रखे हुए है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की स्पॉन्सरशिप, मकबूजा कश्मीर में इसकी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और हमारे खिलाफ 15 साल से जारी भारत की आलमी डिसइंफॉर्मेशन मुहिम अब पूरी दुनिया पर आश्कार हो चुकी है। पाकिस्तान मोदी सरकार के फाशिज्म और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मतनाज़े डिज़ाइंस को बेनकाब करता रहेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान आलमी बिरादरी पर यह ज़ोर देता रहेगा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत को उसके जारहाना और अस्करी एजेंडे से रोके, इससे पहले कि इंतहा पसंद मोदी सरकार खित्ते के अमन को एक ऐसी जंग में धकेल दे जिस पर बाद में काबू ना पाया जा सके। अब ज़मीनी हक़ाइक़ नाज़रीन ये बताते हैं कि भारत के मज़मूम मकासद डिसइंफो लैब की तहकीकाती रिपोर्ट के ज़रिए पहले ही दुनिया के सामने आ चुके हैं। चंद रोज़ पहले बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी इदारों से कश्मीरियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालिबा भी किया। अब सवाल ये है कि भारतीय एंकर की व्हाट्सएप चैट ने किस हद तक मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब किया है। सवाल ये भी है कि अर्नब गोस्वामी के इंकशाफात पर भारत के खिलाफ आलमी सतह पर क्या कोई कार्रवाई होगी। सवाल ये भी अहम है कि पाकिस्तान इन तमाम इंकशाफात को भारत के खिलाफ कैसे बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करके भारत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर सकता है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, वैसे तो भारत मोदी के इक़दामात की वजह से पूरी दुनिया में बेनकाब हो ही रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हों, कश्मीर में मुसलमानों पर मज़ालिम का किस्सा हो या भारत के अंदर अपने मुसलमानों के अंदर जो जुल्म का बाज़ार जो गर्म किया है, पूरी दुनिया के सामने ये मामलात हैं, किसी से ये ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन अब जो अर्नब गोस्वामी स्कैंडल सामने आया है, जिस तरीके से चैट में जो इंकशाफात सामने आए हैं, किस तरह पुलवामा हमला करवाया गया, किस तरह से ये ड्रामा रचाया गया, आपको लगता है कि दुनिया इस पर एक्शन लेगी? पाकिस्तान इसको कैसे मजीद एक्सपोज कर सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे लिए तो ये बात कोई नई नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि बॉम्बे टैक्स के मतलब जब एक किताब जर्मनी में छपी, इंडिया बिट्रेड, फिर वो सारी दुनिया को पता चला, उसके बाद ये कल परसों ही की बात है। गो कि ये किताब तो 2017 में आई है, लेकिन उस पर अभी तबसरे शुरू हुए हैं। जो एनमीज एनमी एक यूके में इंडियन एक ऑथर हैं, उन्होंने ये जो छापी है। फिर ये जो आप बात हुई, इससे पहले
डिसइंफॉर्मेशन लैब वाली, और अभी ये जो बात कर रही है, सिर्फ एक इंडिविजुअल एक्सपोज नहीं हुआ, आप ठीक कह रही हैं, और ये सिर्फ उनका मीडिया एक्सपोज नहीं हुआ बल्कि उनकी स्टेट एक्सपोज हुई है। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ट्वीट किया, मेरे ख्याल वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे पता चलता है कि ये पूरा रजीम एक फाशिस्ट रजीम है, और हिंदुस्तान को ये सोचने की जरूरत है कि यार उनके टॉप सीक्रेट्स इस तरीके से एंकर्स के हाथों में है। मतलब अभी आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान आर्मी ने क्या प्लान बना रखा है कि अगर हमला हुआ तो हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे जी हमें तो नहीं पता, इतना मालूम है कि अच्छा जवाब होगा। मुझे भी नहीं पता, हालांकि मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हूँ। आई डू नॉट नो कि जी पाकिस्तान के प्लान क्या है, अगर कोई होता है तो स्टेट सीक्रेट्स जो हैं वो इसी के रखे जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है मेरी बहन, और ये हमारे नाज़रीन को भी सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान तो प्रैक्टिकल एक्शन कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। जो अफगानिस्तान की तरफ से हमला हो रहा है वो एक प्रैक्टिकल एक्शन है हमारे खिलाफ। जो आजाद कश्मीर के बॉर्डर पे हमले हो रहे हैं वो प्रैक्टिकली हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, और जो कुछ हमारे वो बहन भाइयों के साथ मकबूजा तो साबित हो गया ये अपने लोगों को भी मार रहे हैं। अब 40 जो भारतीय फौजी मरे, हलाक हुए, क्या उनके खानदान मोदी सरकार से उनके खून का जवाब नहीं मांगेंगे? किसके सर पर है 40 भारतीय फौजियों का खून? अब तो हमें जो कुछ हम डिप्लोमेसी के मैदान में कर रहे हैं, ये करने के अलावा मेरा ख्याल है कि हमें जो हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी है जिसमें सेन वॉइसेस उठ रही हैं, आपको पता है वहाँ की कुछ पॉलिटिकल जमातें भी इस बात का सवाल उठा रही है, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में कहा, हमें भी रीइंफोर्स करना चाहिए और उनको एनकरेज करना चाहिए और उनके साथ मिलना चाहिए कि जी आप सही कह रहे हैं कि हम ये पूरे खित्ते के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम खित्ते के लिए क्रिएट हो रहा है, और ये प्रॉब्लम खित्ते का प्रॉब्लम वर्ल्ड प्रॉब्लम बन सकता है। क्योंकि जब आप एटमी ताकतें आपस में इस किस्म का स्टैंड ऑफ होता है तो फिर आपको पता है कि किस किस्म के नताइज निकल सकते हैं। लेकिन एक बात सोचने की है, और वो हमारी लीडरशिप को सोचना चाहिए, हमारे इंटेलिजेंसिया को सोचना चाहिए कि जब चीन और हिंदुस्तान के दरमियान स्टैंड ऑफ हुआ तो पूरी दुनिया आपने देखा दौड़ी दौड़ी आई, उन्होंने रूस में जाके वो हुआ, उन्होंने उसका बीच बचाव करने की कोशिश की। हमारे केस में ऐसा क्यों नहीं होता? ये एक सवाल है जो कि पूछा जा सकता है। क्या वजह है इसकी सर? हाँ जी, क्या वजह है? तो मैं अपनी छुरी दे देता हूँ और इस पर मैं इंसिस्ट नहीं करता कि ये बात दुरुस्त है। पहली बात तो ये है कि देखिए, जब दो एटमी ताकतें हों और दोनों में एग्रेसिवनेस हो तो फिर दुनिया का माथा ठनकता है, फिर वो परेशान होते हैं कि भी। लेकिन जब एक तरफ अग्रेशन हो, दूसरी तरफ डिफेंसिव एटीट्यूड हो, तो दुनिया चैन की नींद सोती है। उनको पता है कि भी दूसरी तरफ से जब तक इतना ऑफेंसिव एटीट्यूड नहीं आता, अग्रेसिव एटीट्यूड नहीं आता, या कुछ नहीं होने का। अब मेरी बात जो मैंने कही है इन बिटवीन द लाइंस मैंने क्लियरली बता दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब तक देखिए, मैं एक बात कहा करता हूं और उस पर मैं कायम हूं, और कोई अगर इसको काटता है तो बात को मुझे बताए लॉजिकली, क्या हमें वो सब कुछ करने का हक हासिल नहीं है जो हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है? बिल्कुल। और वो जो कुछ कर रहा है क्या हमें मालूम नहीं है? तो लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोगों का इस पर जवाब ये होता है कि आप मुल्क को अब जंग की तरफ धकेल दें, अब जंगें तो नहीं लड़ी जाएंगी, अब मामला तो मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग ये जवाब देते हैं सर। जी, ये बात दुरुस्त है कि जंग तो नहीं लड़ी जाती जबकि आप हालत जंग में ना हो। आपका क्या ख्याल है कि जो 11,000 शहीद हुए, उससे पहले जो 13 रेंजर्स के लोग, FC के लोग शहीद हुए, और जंग किसको कहते हैं? जो हमारे सिविलियन शहीद होते हैं आजाद कश्मीर के बॉर्डर पे, तो जंग की डेफिनेशन क्या है? जंग इसी को कहते हैं कि जब आपका दुश्मन आपका खून बहाना शुरू कर दे, दैट इज वॉर। तो अब तो आप ये कहना कि जी क्या हम जंग शुरू कर दें? अरे भाई, जंग तो शुरू है, हम तो जंगी हालत में हैं। जब अब जंग का जवाब अमन से दें, हम गुड बॉय बनने के लिए दुनिया हमें ये क्या कहेगी? दुनिया क्या कहेगी? दुनिया भारत इस हद तक जनरल साहब एक्सपोज हो रहा है, अपने ही लोगों को मार रहा है, जो पुलवामा हमले में 40 भारतीय फौजी मरे इनके, इस पर दुनिया आपको क्या लगता है कि अब जो इंडिया की एक बड़ी मंडी है, एक बड़ी मैशियत है, एक बड़ी मार्केट है, क्या सिर्फ हमें हमेशा एक ही जवाब मिलता रहेगा कि अपने ज़ाती ताल्लुकात, ज़ाती मफादात की खातिर दुनिया जो है ना वो भारत के सामने आंखें नहीं खोल सकती? देखिए जी, बात यह है कि अगर तो किसी के गलत इक़दामात की वजह से दुनिया कोई स्टैंड लेती तो दुनिया इसराइल के खिलाफ स्टैंड लेती। वेरी ट्रू। जब बहुत सारी कोलिशन फोर्सेस चढ़ दौड़ी सीरिया के ऊपर तो दुनिया वहां पे स्टैंड लेती।
जब बमबारी शुरू कर दी गई यमन के ऊपर तो दुनिया वहां पे स्टैंड लेती। जब अफगानिस्तान जैसे गरीब मुल्क के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी फौजें चढ़ दौड़ी तो दुनिया वहां पे स्टैंड लेती। तो मेरी बहन, दुनिया कोई स्टैंड नहीं लेगी। दुनिया क्या स्टैंड लेगी जब मुस्लिम ममालिक जो है ना वो इसराइल को तस्लीम करना शुरू हो जाएंगे? तो कौन बोलेगा इसराइल के मजालिम के खिलाफ? वो एक बात है। तो मेरी इल्तिजा ये है कि अगर आपने अपने आप को बचाना है, अगर आपने अपने कश्मीरी बहन भाइयों की मदद करनी है, तो ये आपको अपने जोरे बाजू के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक एंटिटी आपको थप्पड़ मार रही है और आप जाके पड़ोसियों को बता रहे हैं और मोहल्ले को बता रहे हैं कि ये देखो ये मुझे मार रहा है, वो आके आपका बदला लेंगे। आज तक ना ऐसा हुआ है ना ऐसा होगा। अगर मेरी ये थ्योरी समझ में किसी के आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती तो काम तो चल ही रहा है। सर लास्ट क्वेश्चन, क्या अर्नब गोस्वामी स्कैंडल जो है आप समझते हैं कि आने वाली जो भारत की इंतखाबी सियासत होगी इसको भी बदल सकता है? ये जिस तरह भारत बात ये है कि जो आजकल जब इंतखाबात होते हैं, और ये बात मैंने नहीं कही, ये बहुत सारे और जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने कही है, वो जो इंतखाबात जीतने वाले जहाँ भी जमहूरियत है, अक्सर जगहों पर ऐसा हो रहा है आजकल कि ये किसी लॉजिक की बुनियाद पर नहीं जीते जा रहे, ये रिटोरिक की बुनियाद पे जीते जा रहे हैं इंतखाबात। चाहे आप अमेरिका देख लें, चाहे आप यूके देख लें, चाहे आप भारत देख लें, चाहे और भी ईस्टर्न कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ पर मस्खरा, जो नॉन मस्खरा जो कि फिल्मों में काम करता था, वो उनका वो हेड बन गया है। तो बात ये है, मेरा तो ये ख्याल है कि अगर उन्होंने इस किस्म का रवैया रखा तो बीजेपी और मशहूर हो जाएगी एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं में, और एक्सट्रीमिस्ट हिंदू वहां पर काफी पाए जाते हैं। तो ये सोचना कि इस एक्सपोजर की वजह से उनको कोई नुकसान होगा, पहले भी जब उन्होंने पुलवामा वाला किया तो उनको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, हालांकि सबको पता था कि क्या हुआ। तो ये जरा सोच को सीधा करने की जरूरत है। वाकया बड़ी मिसाल है सबके सामने। वहां पर वो जीता, और जितना वो पाकिस्तान के खिलाफ ये करेंगे, जितना वो शो करेंगे कि हम, चाहे वो बात सच्ची हो या गलत हो, जितना वो शो करेंगे कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, उतना वो ज्यादा वहां पर मशहूर होंगे। ये बात सोचने की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी सिविल सोसाइटी पर भी हमें काम करना चाहिए, उनके साथ हमें इंटरेक्ट करना चाहिए। ऐसे सिर्फ बातें करना काफी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया दिफाई तजिया का। जनरल टाइम खालिद लोधी साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद तवानाई का शोबा बहरान से निकलने की बजाय मज़ीद मुश्किलात से दो चार हो गया है। ज़रा इस हवाले से बताते हैं कि पेट्रोलियम डिवीज़न ने गैस की बदतरीन किल्लत की वजह से 1 फरवरी से 800 से ज़ायद सनतों को गैस की सप्लाई बंद करने की सिफारिश की है। दूसरी तरफ अगले महीने फरवरी में 3 आलमी कंपनियों ने LNG फराहम करने से भी इनकार कर दिया है। नाइट एडिशन को मौसूल होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक वजारत बहरी उमूर ने हैरान कुन तौर पर पेट्रोलियम डिवीज़न को तवानाई बहरान के खात्मे में एक बड़ी रुकावट करार दिया है। ज़राए कहते हैं कि पेट्रोलियम डिवीज़न की रुकावटों की वजह से ही LNG टर्मिनल्स की तामीर मुमकिन नहीं हो सकी है, और पहले सस्ती मुल्की गैस में रुकावटें खड़ी की गई, और अब आलमी कंपनियां जो हैं ये महंगे दाम पर भी LNG सप्लाई करने को तैयार नहीं है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीज़न की काविशों को गुज़श्ता हफ्ते एक और बड़ा धचका लगा है। मुल्की तेल और गैस की तलाश के लिए 20 ब्लॉक्स के लिए मुसाबकती बिडिंग में किसी भी एक आलमी कंपनी ने शिरकत नहीं की, और ऐसा मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है। ज़राए के मुताबिक 20 में से 15 ब्लॉक्स के लिए मुल्की कंपनियों ने हासिल किए, जबकि 5 ब्लॉक्स कंपनियों की राह तकते रह गए। सवाल ये है कि आलमी और मुल्की कंपनियों ने ऐसा रिस्पॉन्स क्यों दिया पेट्रोलियम डिवीज़न को, और क्या पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर महंगी तरीन दरामदी तवानाई पर इन्हिसार करने का इन हालात में मुतहम्मिल हो सकता है? इस पर मैं बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी से। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्यों आलमी कंपनियों ने महंगी LNG भी पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया है, क्या वजह है इसकी? शाजी, उसकी वजह यह है कि हमने मुकर्रर वक्त पर जो हमें ऑर्डर्स करने चाहिए थे, एक वक्त था 6-7 माह कबल हमें अपनी मुल्की गैस की तलब को पेश नज़र रखते हुए
हमें जो एग्रीमेंट्स करने चाहिए थे, जो हमें कार्गोज बुक करने चाहिए थे, हमने नहीं किए। उस वक्त जाके हमने ये इनिशिएटिव लिया जब पूरी दुनिया के अंदर गैस की डिमांड हिस्टोरिकली एक हाई स्टेज पर है। उस वक्त हर वो कंपनी जिसको जहां से शॉर्ट टर्म के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, वो अपनी पिछली कमिटमेंट को खत्म करके मामूली जुर्माना अदा करके वो अगली डेस्टिनेशन पर चली जाती है। इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। प्राइम मिनिस्टर का बहुत फोकस था तवानाई के शोबे के अंदर, और बिलखसूस नदीम बाबर साहब को ये टास्क दिया गया था कोई शोबे के अंदर बेहतरी लाएं, इस्लाहात लाएं, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो हमारी अप्रोच थी वो तब्दील नहीं हो सकी। हमने इंडिजिनस रिसोर्सेज को डेलिबरेटली डिस्करेज किया। जहां अपने मुल्की तेल और गैस की पैदावार को इजाफा करना था और जो पहले से डिस्कवर्ड हमारी गैस है उसका हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी थी, बदकिस्मती से हम नहीं कर पाए। हमारे सरकारी अफसरान और सरकारी कंपनियों बिलखसूस सुई सदर्न कंपनी के जो आला हुकाम थे, उनकी हठधर्मियों की वजह से इस वक्त पाकिस्तान को बदतरीन गैस की किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से मजबूरन मुल्की तारीख में पहली मरतबा 800 से जायद मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो कि बिजली पर गैस पैदा करते हैं, अब हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए कि हम उनको गैस फराहम नहीं कर सकते। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। अगरचे कि इस फैसले को कैबिनेट की कमेटी एनर्जी से मंजूरी लेने के लिए चंद दिन दरकार होंगे, लेकिन पेट्रोलियम डिवीजन बाज़ाब्ता अपनी समरी अरसाल कर चुकी है। शायद ये बड़ा अलमिया है कि वो गैस, वो सस्ती तरीन गैस जिसको हम कह सकते हैं कि $3.5 फी MMBTU की गैस है, पाकिस्तान की मुल्की गैस है, मुल्की कंपनियों ने वो गैस पैदा की। हमने उनकी राह में हर रुकावट खड़ी की कि ये गैस सिस्टम में शामिल न हो। सिस्टम में शामिल हो जाए तो इनको डिस्करेज करें, इन पर जुर्माने आयद करें, इनको अदायगियां ना करें कि ये कंपनी गैस ना दे। अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर मौजूद मखसूस लॉबी ने LNG की राह हमवार की है, वो LNG जिसके ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। महंगी होने के बावजूद भी आज वो भी अब मिल नहीं है। एक बात बताएं, अब 800 से जायद सनतों को गैस की सप्लाई अगर बंद हो गई, जाहिर है फिर प्रोडक्शन नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी। फिर जो हम पिछले दिनों मतलब कि पिछले 2-4 महीनों से जो हुकूमत बड़ा खुश हो रही है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो गैप था वो कम हो गया है, तो फिर तो हम फिर उसी सिचुएशन पर जाकर खड़े हो जाएंगे। ज़ाहिर है सनतों को आप गैस नहीं देंगे, पैदावार नहीं होगी, तो कैसे आप जो है ना वो जो ऑर्डर्स हैं वो तैयार करेंगे दुनिया के लिए? शायद ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। इसको इसके लिए संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। वजह यह है कि दुनिया का कोई भी मुल्क जी कल ये मामला किसी न किसी तरीके से, आज भी ये मामला कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के अंडर कंसिडरेशन रहा, बहुत परेशान है, लेकिन कोई वे आउट उनके पास नहीं आ रहा। वे आउट मौजूद है क्योंकि कोई भी मुल्क सस्ती तरीन तवानाई के बगैर अपनी तरक्की नहीं हासिल कर सकता, वो कसीर ज़रे मुबादला नहीं कमा सकता। प्राइम मिनिस्टर को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि वो गैस जो तकरीबन करोड़ों क्यूबिक फीट इस वक्त सिस्टम पर मौजूद है, सुई सदर्न कंपनी वो क्यों सिस्टम में शामिल नहीं करने दे रही? इसको कैसे डिफेंड करती है? गैस जो $3-3.5 है ले रही है कि उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज ये सब कुछ बहुत हैरान कौन है। शाजी नदीम बाबर साहब, उमर अयूब साहब, सेक्रेटरी पेट्रोलियम की गैस कंपनी बात मानने को तैयार नहीं है। $13 की LNG हम खरीदने के लिए तैयार हैं, सब उसको फैसिलिटेट करेंगे। जो $3.5 की मुल्की गैस है उसमें रुकावटें खड़े करेगी। अगर हमने मुल्की गैस की पैदावार को बढ़ाना है और जो गैस सिस्टम में डिस्कवर्ड है उसको सिस्टम में शामिल करना है, तो हमें अपनी पाकिस्तानी कंपनियों को सपोर्ट करना होगा, उन्हें इंकरेज करना होगा। जिसकी वाज़ेह मिसाल मुल्की तारीख में पहली मरतबा नए ऑयल एंड गैस के ब्लॉक्स की बिडिंग करवाई गई। आप सुनकर हैरान होंगी, एक भी आलमी कंपनी ने उसके अंदर दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। पाकिस्तान की मुल्की कंपनियों ने 15 ब्लॉक्स के लाइसेंस की बिडिंग विन की है, 5 ब्लॉक्स के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं आया। ये वो सिनेरियो है पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कि अब गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान में काम करने को तैयार नहीं है। हमारे सरकारी अफसरान और सरकारी कंपनियों की रवैयों की वजह से हम अदायगियां नहीं करते, बिला वजह जुर्माने आयद करते हैं। पेट्रोलियम डिवीजन ने खत लिखा सुई सदर्न को कि आप इस मसले का ये हल कीजिए, थर्ड पार्टी सालिस मुकर्रर कीजिए। वो कोई किसी की बात को मानने को तैयार नहीं है। जब आप अफसरान बेलगाम होकर काम करेंगे फिर ना मुल्कियां कंपनी काम करने की पोजीशन में होगी, गैस बहरान होगा और महंगी दुनिया की गैस भी कोई पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इकबाल भट्टी हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।